दर्द की एक तेज लहर ने तनवीर के ज़हन पर छाए हुए अंधेरे को दूर कर दिया और उसकी आंखें खुल गईं। उसका पूरा जिस्म इस कदर तकलीफ में मुब्तला था जैसे किसी ने जख्म पर सुर्ख मिर्चें डाल दी हों। और फिर होश में आते ही उसे इस बेपनाह तकलीफ का माखज़ भी नजर आ गया। वो एक कुर्सी पर बैठा हुआ था, उसके बाजू कुर्सी से और पैर लोहे के कुंडों में जकड़े हुए थे और एक शख्स एक तेजधार खंजर उठाए उसके करीब खड़ा था। खंजर से खून टपक रहा था और तनवीर की गर्दन में शदीद तकलीफ मौजूद थी। इसका मतलब था कि गर्दन में खंजर मारा गया था। खुशकिस्मत हो कि गर्दन कटने से पहले तुम्हें होश आ गया, सामने खड़े हुए एक परे हुए जिस्म के आदमी ने कहा। उसके लहजे में ऐसी गुराहट थी जैसे कोई भूखा भेड़िया गुरा रहा हो। उसके चेहरे पर बेपनाह सख्ती थी और तनवीर ने तकलीफ की वजह से गर्दन दाएं बाएं मोड़ी तो उसे साथ ही कुर्सियों पर यार्की और माइकल भी बैठे हुए नजर आ गए। उनके चेहरे सूजे हुए थे और कई जगहों पर लंबे लंबे जख्म मौजूद थे जिनसे खून रस रहा था। उनकी आंखों से शदीद खौफ नजर आ रहा था। कमरे में इस खंजर बरदार के साथ सिर्फ वो आदमी था जिसने उससे बात की थी। तुम कौन हो? तनवीर ने होंठ भींचते हुए कहा। उसने एक ही नज़र में सारा जायजा ले लिया था। ये एक खासा बड़ा कमरा था। मेरा नाम ली साक है और मैं रेड ज़ीरो का चीफ हूँ, रेड रोज का चीफ हूँ, सामने खड़े हुए आदमी ने उसी तरह गुराते हुए कहा। मेरे साथियों के चेहरे बता रहे हैं कि तुमने उनसे मेरे मुतल्लिक मालूमात हासिल कर ली होंगी। तनवीर ने बड़े मुतमईन लहजे में बात करते हुए कहा। ये बेचारे तुम्हारी असलियत से लाइल्म हैं। वैसे इनसे मैंने रास्ते के बारे में पूछ-गुछ की है कि तुम आखिर इस कदर खौफनाक रुकावटों को अबूर करके यहाँ तक कैसे पहुँच गए, और उन्होंने मुझे जो कुछ बताया है मुझे अभी तक उस पर यकीन नहीं आ रहा, ली साक ने सख्त लहजे में कहा। क्यों यकीन क्यों नहीं आया? क्या तुम्हारे लिए यही काफ़ी नहीं है कि तुम्हारी बेपनाह कोशिशों के बावजूद हम जिंदा सलामत यहाँ तुम्हारे जजीरे पर मौजूद हैं? तनवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, इसीलिए तुम जिंदा हो कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा ताल्लुक किस तंजीम से है, और ये भी सुन लो कि सकाट बलोटन वाला नाम नहीं चलेगा क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर मौजूद खास किस्म का मेकअप साफ हो चुका है। क्या तुम पाक एशिया सीक्रेट सर्विस से मुतल्लिक हो? ली साक ने कहा। पाक एशिया सीक्रेट सर्विस? सॉरी मिस्टर ली साक, मेरा किसी सीक्रेट सर्विस से कोई ताल्लुक नहीं। मैं बजाते खुद अकेला ही पूरी सर्विस की हैसियत रखता हूँ। तनवीर ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। लेकिन रंग, रूप और शक्ल सूरत से तो तुम एशियाई ही लगते हो। देखो, अगर तुम इमरान के साथी हो तो मुझे बता दो ताकि मैं तुम्हें जिंदा रखूं, क्योंकि इमरान और उसके साथियों के लिए मेरे दिल में नरम गोशा मौजूद है, क्योंकि इमरान के कई एहसानात मुझ पर हैं, ली साक ने कहा। और तनवीर ली साक के मुंह से इमरान का नाम सुनकर हैरान रह गया। सॉरी, मैं किसी इमरान को नहीं जानता। अलबत्ता तुम्हारी ये बात दुरुस्त है कि मैं एशियाई हूँ, लेकिन मेरा ताल्लुक पाक एशिया से नहीं है, तनवीर ने जवाब दिया। तो फिर तुम कमांडर हारिस को बरामद करने के लिए किसके कहने पर यहाँ आए हो? ली साक ने होंठ काटते हुए पूछा। मुझे उसका मुआवजा दिया गया है एक फ़लस्तीनी तंजीम की तरफ से, तनवीर ने जवाब दिया। मतलब है तुम पेशावर किस्म के एजेंट हो। बहरहाल जो कुछ भी हो, अब तुम्हारी लाश को मछलियां ही खाएंगी, ली साक ने गंभीर लहजे में कहा। इसका फैसला तो वक्त करेगा मिस्टर ली साक, लेकिन क्या तुम इतना बता सकते हो कि कमांडर हारिस किस हालत में है? तनवीर ने निडर लहजे में जवाब देते हुए कहा। उसे भूल जाओ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? ली साक ने कहा। मेरा नाम डम डम जादूगर है, तनवीर ने मुज़ाहिका उड़ाने वाले लहजे में कहा, और ली साक का चेहरा उतनी तेजी से मुतगय्यर हुआ
कि जैसे अभी उसका चेहरा बारूद की तरह फट पड़ेगा, लेकिन दूसरे लम्हे वो इतनी तेजी से ही नॉर्मल हो गया। तुम्हें शायद अपने मुतालिक कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही गलत फहमी हो गई है, ली साक ने कहा, और फिर वो मुड़कर खंजर बरदार से मुखातिब हुआ। जाकर पाटला को भेज दो, उसे कहना कि कैमरा साथ ले आए ताकि इस डम डम जादूगर की हलाकत की फिल्म मैं फ़लस्तीनियों को तोहफे के तौर पर भिजवा सकूं। ली साक ने खंजर बरदार से मुखातिब होकर कहा, और खंजर बरदार तेजी से सर हिलाता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। खासे खोज ज़ौक़ वाले आदमी वाक़या हुए हो मिस्टर ली साक, तनवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे एक बात है, मैंने अब तक तुम्हारे जैसा निडर और बेखौफ आदमी नहीं देखा। पहले मैं समझता था कि ऐसा आदमी सिर्फ इमरान ही है, लेकिन आज मैंने दूसरा आदमी देखा है। शायद एशियाइयों की खासियत है कि वो लोग इस तरह हंसते खेलते मौत के मुंह में चले जाते हैं। ली साक ने इस तरह मुस्कुराते हुए कहा जैसे वो तनवीर का बेहतरीन दोस्त हो और उसकी सलाहियतों के बड़े खुले दिल से तारीफ कर रहा हो। उसके लहजे से गुराट भी खत्म हो गई थी। कमांडर हारिस के मुतालिक तुमने नहीं बताया, तनवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। फिक्र न करो, वो महफूज है, और कल जब उससे मालूमात हासिल हो जाएंगी तो फिर वो भी तुम्हारी तरह लाश में तब्दील हो जाएगा, ली साक ने सर हिलाते हुए कहा। ये तुमने वाकई खुशखबरी सुनाई है, तनवीर ने हंसते हुए कहा। लेकिन इससे पहले कि ली साक उसकी बात का कोई जवाब देता, अचानक एक तरफ रखे हुए टेलीफोन की घंटी जोर से बज उठी और ली साक जल्दी से टेलीफोन की तरफ बढ़ गया। यस, ली साक ने रिसीवर उठाते हुए कहा। बॉस, मैं हेनरी बोल रहा हूँ। डेगर की लांच जजीरे की तरफ से आ रही है। दूसरी तरफ से एक आवाज सुनाई दी। क्या कह रहे हो? ली साक बुरी तरह चौंक पड़ा। यस बॉस, वो अकेली ही आ रही है, बाकी लांचें उसके साथ नहीं हैं, और बॉस उसमें एक औरत और 3 मर्द सवार हैं। मैंने कॉस्मिक दूरबीन में से उन्हें चेक किया है, हेनरी ने कहा। एक औरत और 3 मर्द? ओह ओह, उसे फौरी तबाह करना है। मैं आ रहा हूँ, ली साक ने तेज लहजे में कहा, और रिसीवर करेडल पर फेंक कर वो दौड़ता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने पलटकर भी किसी की तरफ ना देखा था। यार्की, अपनी उंगलियों को इकट्ठा करके हाथ कड़े से बाहर निकाल लो। ये कड़े तुम्हारे हाथों से काफी खुले हैं, जल्दी करो, तनवीर ने ली साक के जाते ही यार्की से मुखातिब होकर कहा। ओह अच्छा, यार्की ने कहा, और वाकई चंद लम्हों की कोशिशों के बाद उसने दोनों हाथ उन कड़ों से आजाद कराए। झुककर कुर्सी के पिछले पाए के अकब में हाथ मारो, जल्दी करो, तनवीर ने कहा, और यार्की तेजी से आगे की तरफ झुक गई। उसने अपने जिस्म को पूरी तरह मोड़ा और फिर उसका बाजू कुर्सी के अकबी पाए तक पहुंच गया। दूसरे लम्हे खटाक की आवाज के साथ ही वो आजाद हो चुकी थी। जल्दी करो, मुझे आजाद करो, तनवीर ने कहा, और यार्की जो पांव यकलख्त आजाद हो जाने की वजह से नीचे फर्श पर गिर पड़ी थी, बिजली की सी तेजी से उठी और दौड़ती हुई तनवीर के अकब में पहुंच गई, और एक बार फिर खटाक की आवाज उभरी और तनवीर के हाथों और पांव के गिर्द मौजूद कड़े गायब हो गए, और तनवीर उठकर बिजली की सी तेजी से इस तरफ दौड़ा जहां मेज पर टेलीफोन के साथ एक मशीन गन रखी हुई थी। इस दौरान माइकल भी आजाद हो गया। जल्दी करो, हमें फौरन कमांडर हारिस तक पहुंचना है, तनवीर ने खुले दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। लेकिन उसी लम्हे उसे कदमों की आवाज दूर से आती सुनाई दी, और तनवीर बिजली की सी तेजी से दरवाजे की साइड में हो गया। यार्की और माइकल भी जल्दी से दूसरी तरफ को हट गए। कदमों की आवाज बता रही थी कि आने वाली कोई औरत है, और फिर दूसरे लम्हे वाकई एक खूबसूरत लड़की जिसके हाथ में एक वीडियो कैमरा था तेजी से अंदर दाखिल हुई। लेकिन दूसरे लम्हे वो चीख पड़ी क्योंकि तनवीर उस पर किसी उकाब की तरह झपटा था। तनवीर ने इस औरत को यकलख्त उठाकर फर्श पर फेंक दिया
اور پھر اس کی انگلیاں اس کی دہشت زدہ آنکھوں پر اس طرح چھا گئیں جیسے انگلیوں کی بجائے 2 نیزے ہوں۔ جلدی بتاؤ کمانڈر حارث کہاں ہے، ورنہ ابھی آنکھیں نکال دوں گا، تنویر نے غراتے ہوئے کہا۔ 0 پوائنٹ پر، لڑکی نے بری طرح دہشت زدہ لہجے میں کہا۔ کہاں ہے 0 پوائنٹ؟ بولو جلدی، یہاں سے اس کمرے سے کہاں ہے؟ تنویر نے غراتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں معلوم۔ لڑکی شاید دہشت کے پہلے حملے سے اب سنبھل گئی تھی کہ یک لخت تنویر کی ایک انگلی نے حرکت کی اور لڑکی کی چیخ سے کمرہ گونج اٹھا۔ تنویر نے انگلی کو جھٹکا دے کر انتہائی بے دردی سے اس کی ایک آنکھ نکال پھینکی تھی۔ اس کی انگلی خون سے لتھڑ گئی تھی، لڑکی بے ہوش ہو چکی تھی، لیکن دوسرے لمحے اس پر گھٹنا رکھے بیٹھے تنویر نے پوری قوت سے اس کے منہ پر تھپڑ جڑ دیا اور لڑکی دوبارہ ہوش میں آ گئی۔ جلدی بولو ورنہ دوسری آنکھ بھی نکال دوں گا۔ تنویر کی غراٹ اس قدر تیز تھی کہ پاس کھڑی ہوئی یار کی بری طرح کپ کپانے لگی، اور اس بار واقعی لڑکی نے اسے راستہ بتا دیا۔ تنویر کے دونوں ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آئے اور کٹاک کی آواز سے لڑکی کی گردن ٹوٹ گئی۔ آؤ، تنویر نے اچھل کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اور پھر مشین گن پکڑ کر وہ دروازے سے باہر لپک گیا۔ یارکی اور مائیکل اس کے پیچھے تھے۔ یہ ایک لمبی سی راہداری تھی، راہداری آگے جا کر مڑ گئی تھی اور تنویر موڑ سے دائیں طرف جانے والی راہداری میں مڑ گیا۔ آگے ایک دروازہ تھا جو بند تھا، اس کے اوپر سرخ رنگ کا بلب جل رہا تھا۔ تنویر نے مشین گن سیدھی کی اور دوسرے لمحے مشین گن کی فائرنگ سے راہداری گونج اٹھی۔ تنویر نے دروازے کے درمیانی حصے پر فائرنگ کی تھی اور پھر تنویر نے آگے بڑھ کر پوری قوت سے لات ماری اور دروازہ ایک دھماکے سے کھل گیا۔ دروازہ کھلتے ہی تنویر اچھل کر اندر داخل ہوا۔ خبردار ہاتھ اٹھا دو ورنہ، تنویر کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی، اور اندر حال نما کمرے میں موجود 4 افراد میں سے 3 کے ہاتھ تیزی سے ان کی جیبوں کی طرف بڑھے ہی تھے کہ تنویر نے مشین گن کا فائر کھول دیا، اور وہ تینوں ہی چیختے ہوئے لٹوؤں کی طرح گھومے اور فرش پر جا گرے، جبکہ چوتھے کے ہاتھ پہلے ہی اٹھ چکے تھے۔ البتہ اس کے چہرے پر شدید ترین حیرت کے آثار نمایاں تھے۔ کمانڈر حارث کہاں ہے؟ تنویر نے اس کے سینے پر مشین گن کی نال رکھتے ہوئے غرا کر کہا۔ نیچے تہہ خانے میں، اس آدمی نے بری طرح ہکلاتے ہوئے کہا۔ جلدی کرو، کھولو تہہ خانہ، تنویر نے تیز لہجے میں کہا، اور وہ آدمی سر ہلاتا ہوا مڑا اور اس نے دیوار پر لگے ہوئے بٹنوں کے ایک پینل پر موجود سرخ رنگ کا بٹن دبا دیا۔ تنویر اس کی پشت سے مشین گن کی نال لگائے اس کے سر پر چڑھا ہوا تھا، جبکہ مائیکل اور یارکی بڑے چوکنے انداز میں کھڑے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ بٹن دبتے ہی دیوار کی ایک سائیڈ دروازے کی طرح کھلتی گئی۔ اب اس خلا سے نیچے جاتی ہوئی سیڑھیاں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ چلو آگے، آگے چلو، تنویر نے غرا کر کہا، اور وہ آدمی آگے چل کر سیڑھیاں اترنے لگا۔ سیڑھیوں کے اختتام پر ایک دروازہ تھا۔ اس آدمی نے اس کی سائیڈ پر لگا ہوا ایک بٹن دبایا تو دروازہ میکانیکی انداز میں خود بخود کھلتا گیا۔ چلو، رکو مت، تنویر نے مشین گن کی نال سے اسے دھکیلتے ہوئے کہا، اور وہ آدمی تیزی سے آگے بڑھ کر اس دروازے میں داخل ہو گیا۔ تنویر، مائیکل اور یارکی بھی اس کے عقب میں وہاں پہنچ گئے۔ یہ خاصا بڑا کمرہ تھا، لیکن سامان سے بالکل خالی تھا۔ ان کے اندر داخل ہوتے ہی ان کے عقب میں دروازہ خود بخود بند ہو گیا تھا۔ کہاں ہے کمانڈر حارث؟ تنویر نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے تیز لہجے میں کہا۔ میری جیب میں، نکال لو، اس آدمی نے بڑے طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی گردن مڑ گئی اور وہ تڑام سے نیچے گرا۔ اس کا جسم تیزی سے پھڑکنے لگا۔
मम मैंने यहूदी काज पर जान दी है। उस आदमी ने यकलख्त आंखें खोलते हुए चीखने के से अंदाज में कहा और उसके साथ ही उसकी आंखें बेनूर हो गईं। उसके होंठों के किनारों से नीले रंग के बुलबुले एक लम्हे के लिए नमूदार हुए और फिर गायब हो गए। ओह, धोखा हुआ है, तनवीर ने होंठ पिंचते हुए कहा और तेजी से उस तरफ को लपका जहां एक लम्हा पहले दरवाजा था। लेकिन अब न सिर्फ दरवाजा गायब हो चुका था बल्कि दरवाजे पर ठोस दीवार भी नमूदार हो चुकी थी और वो बुरी तरह बेबस हो चुके थे। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।